हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीटी एंड कंप्यूटर सेक्शन। गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोबाइल जनरेशंस के बारे में। जिस तरह से पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर जनरेशन में, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन के बारे में, उसी तरह से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले मोबाइल के जनरेशन 1G, 2G, 3G, 4G जो भी रिसेंट चल रहा है, और 5G के बारे में जो कि कुछ महीने में आने वाला है। आपको याद होगा जब हम लोग 4G यूज़ कर रहे थे तो सबसे पहले हमारा LTE आया था, यानी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया गया था VoLTE में, यानी वॉइस ओवर LTE। और साथ ही साथ एंटीनास जो आप देखते हैं, जो टावर्स होते हैं, वो टावर्स के GSM एंटीना और माइक्रोवेव एंटीना, ये दोनों अलग अलग फीचर्स में काम करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। प्लस जो हम लोग बात करते हैं, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू बात करते थे। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, PBX क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जनरेशन ऑफ मोबाइल्स के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जनरेशन का मतलब होता है युग, यानी पीढ़ी। सन 1980 से लगभग हर एक दशक में एक एक नेटवर्क जनरेशन का विकास हुआ है, जो कुल 4 दशक यानी 1G, 2G, 3G, 4G में आता है। और अब 5G नेटवर्क जल्द ही 2022 में लॉन्च होने की उम्मीद है। 1980 में इस सफ़र की शुरुआत 1G से की गई थी। वहीं समय के साथ साथ इसमें ऐसे बहुत से बदलाव हुए, जैसे 2G, 3G और 4G पीढ़ियाँ आई, लेकिन सभी में परिवर्तन के साथ साथ सुधार होती गई और अब 5G तक जारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल जनरेशन्स को जानने से पहले हम लोगों को टेलीफोन और लैंडलाइन के बारे में कुछ जानना होगा। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि पहले ज़माने में, यानी 1980 से पहले, जो भी कॉल्स में बात होती थी वो दूरसंचार यानी टेलीफोन से बात होती थी। टेलीफोन से एक तार बिछी हुई होती थी जो कि PBX में जाकर फिट होती थी। ये PBX एक तरह का हब होता था जो मोहल्ले और सोसाइटी के सारे फ़ोन्स का कनेक्शन आकर एक हब में कनेक्ट होता था। उस तरह से हर एक मोहल्ले में एक PBX होता था, और उन हर PBX का सेंटर पॉइंट होता था आपका एक्सचेंज ऑफिस। एक्सचेंज ऑफिस में एम्प्लॉयज़ होते थे जो हमारे कॉल्स को कनेक्ट करते थे दूसरे एक्सचेंज ऑफिस से, और फिर दूसरे एक्सचेंज ऑफिस से वही PBX तक पहुंचता था, और वहीं PBX से वहाँ के जो टेलीफोन लाइन नंबर होती थी वहाँ तक कॉल पहुँचता था। तब हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते थे। अब हम लोग जो बात करते थे वो कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी में बात नहीं करते थे, बल्कि हमारा फ़ोन से एक वायर कनेक्शन जो है वो चला जाता था PBX में। ठीक उसी तरह से PBX से एक वायर कनेक्शन जो है वो चला जाता था एक्सचेंज ऑफिस में। एक्सचेंज ऑफिस से दूसरे एक्सचेंज ऑफिस तक वैसे ही वायर कनेक्ट किए हुए होते थे, जो कि ज़मीन के अंदर बिछे हुए होती थी, इसीलिए इसे लैंड लाइन्स कहते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरे शहर के एक्सचेंज ऑफिस से वही PBX सर्वर तक लाइन पहुंचती थी, और उस सोसाइटी के फ़ोन नंबर यानी वो लैंडलाइन नंबर जो है फ़ोन पर कनेक्ट होता था। तब जाकर हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते थे। तो यानी जितनी भी बातचीत हमारी होती थी वो हमारा टेलीफोन से लैंडलाइन कनेक्शन के जरिए दूसरे टेलीफोन तक पहुँचती थी। यानी फ़ोन से आता था PBX में, PBX से टेलीफोन एक्सचेंज से फिर दूसरे एक्सचेंज से फिर से PBX में, और PBX से फिर से फ़ोन में। यानी कि अगर मुझे अपने शहर से टेलीफोन करना होता था तो हम जैसे ही ये नंबर मिलाते थे वो नंबर चला जाता था हमारे हब में यानी PBX सर्वर में। वहाँ से कनेक्शन चला जाता था हमारे टेलीफोन एक्सचेंज यानी हमारे शहर के टेलीफोन एक्सचेंज में। हमारे शहर के टेलीफोन एक्सचेंज से फिर वही तार बिछी हुई थी दूसरे शहर के टेलीफोन एक्सचेंज जहाँ पर हम बात करना चाहते थे। अब फिर दूसरे शहर के टेलीफोन एक्सचेंज से फिर वहाँ के सर्वर में यानी कि वहाँ के PBX सर्वर में पहुँचती थी, और फिर वहाँ से कॉल्स पहुँचता था, और फिर वहाँ से कॉल जो है जिस नंबर पे मैंने कॉल किया वहाँ तक पहुँचती थी। अगर ये हमारे शहर से शहर यानी लोकल में हो तो एक ही एक्सचेंज ऑफिस से बस सर्वर टू सर्वर बात होती थी, लेकिन अगर शहर से शहर दूसरा शहर में हो तो फिर हम लोगों को STD कोड लगाना होता था। इसी तरह से ये हो गया टेलीफोन में। अब हम लोग सोचते हैं कि मोबाइल में जो है जितनी भी बातें होती हैं वो सारा का सारा जो है वो फ्रीक्वेंसी में चला जाता है, यानी कि नेटवर्क के सहारे। बट ये गलत है। एक्चुअली होता क्या है कि मोबाइल से जो कॉल हम लोग करते हैं वहाँ से तार नहीं बिछी हुई होती है, यानी कि हमारा मोबाइल का एक सर्विस स्टेशन जो होता है, जो PBX सर्वर होता है, वो होता है वहाँ का एंटीना, वहाँ का टावर, वो नेटवर्क जो हमारे फ़ोन से फ्रीक्वेंसी लेकर उस नेटवर्क तक पहुँचाता है। लेकिन
उस टावर, उस नेटवर्क सर्वर में PBX का ही रोल होता है। यानी फिर वहाँ से, यानी उस नेटवर्क से, उस टावर से वही वायर बिछे हुए होते हैं और वो वायर फिर वही एक्सचेंज ऑफिस यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक पहुँचती है और फिर उस मोबाइल स्विचिंग सेंटर से दूसरे शहर के मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक, फिर वहाँ से फिर वही एंटीना, फिर वहाँ से वो फ्रीक्वेंसी एंड देन लास्ट में उस इंसान के पर्सनल फ़ोन में कॉल आ जाता है। यानी अगर हम लोग कहें कि वायरलेस, तो वायरलेस मतलब सिर्फ हमारे फ़ोन से उस PBX सर्वर के एंटीना तक पहुँचने का जो फ्रीक्वेंसी होता था, बस वही आपका वायरलेस होता था। बाकी उस एंटीना से लेकर दूसरे एंटीना तक, यानी उस टावर से लेकर दूसरे टावर तक जो भी कनेक्शंस होते थे वो आपका वही वायर से ही, यानी लैंडलाइन में ही बिछी हुई रहती थी। अब यहाँ पर एंटीना की बात करते हैं। एंटीना जो है वो दो तरह के होते हैं। एक आप ये एंटीना देखते होंगे जिसमें आपके ये लंबे लंबे से टावर्स लगे हुए होते हैं, और दूसरा आप ये टावर देख रहे होंगे जिसमें आपके ड्रम्स लगे हुए होते हैं। ये जो आप एंटीना देख रहे हैं जिसमें ये ट्यूबलाइट्स जैसे जो लाइंस लगे हुए रहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं GSM एंटीना। इसका काम होता है कॉल को सेंड करना या कॉल को रिसीव करना, यानी जो भी हम फ़ोन करें किसी को तो मेरे फ़ोन के कॉल्स को पहुंचाना, और अगर मुझे कोई कॉल करता है तो उस फ़ोन के कॉल्स को रिसीव करना। ये एंटीना वो रिसीव करके वो पर्टिकुलर नंबर उस एरिया के मोबाइल तक पहुंचा देता है वायरलेस फ्रीक्वेंसी के थ्रू। और ये जो आप एंटीना देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोवेव एंटीना। इसका काम कॉल रिसीव करना, यानी कि मैंने अगर किसी को कॉल किया है, सपोज मान लीजिए मैंने धनबाद से पटना किसी को कॉल किया। अब पटना जब मैंने कॉल किया तो जिस नंबर पे बात करनी है वो पटना का ही है, लेकिन वो कुछ देर के लिए कहीं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है। तो मेरा नेटवर्क जो है, मेरा टावर जो है, वो सीधा सीधी एक्सचेंज ऑफिस के थ्रू उस टावर को कनेक्ट किया जिस टावर के रेंज में वो बंदा है। लेकिन क्योंकि वो बंदा उस रेंज में ना होकर किसी और रेंज में है, तो ये क्या करता है, ये माइक्रोवेव एंटीना जो है इसके सहारे एक टावर से दूसरे टावर तक अपना कनेक्शन फ्रीक्वेंसी को भेजता है, ताकि उस बंदे को उस टावर के ज़रिए उसको कनेक्ट किया जाए और उससे बात हो सके। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होती है तो फिर यहाँ पर हो जाता है जो हम लोग का पहले लगता था रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू बात होने से आपका रोमिंग चार्जेस लगता था, तो इसी की वजह से लगता था। ठीक है, तो टावर दो तरह के हो गए, एक GSM एंटीना और एक माइक्रोवेव एंटीना। जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो 4 दशक में हमारा फ़ोन जो है वो आया था 1G, 2G, 3G और 4G। 1G जो है वो 1980s के सीरीज़ में आया था, जिसकी स्पीड जो थी वो 24 किलोबाइट पर सेकेंड यानी 24 kbps थी। इस 1G फ़ोन में हम लोग सिर्फ कॉल्स कर सकते थे, यानी सिर्फ वॉइस कॉल्स होती थी। इसमें कोई मैसेजेस या टेक्स्ट सर्विसेज नहीं थी। अब सोच लीजिए 24 kbps स्पीड में हम लोग सिर्फ कॉल कर रहे हैं, कोई मैसेजेस वगैरह नहीं जा सकता है। तो ये 1980s में जो फ़ोन आया था हमारे पास वो आपका था 1G फ़ोन। फिर जनरेशन्स में चेंजेस हुई। 1G के बाद हमारा सेकेंड जनरेशन में 2G आया, यानी 1990s में। 1990s में जो 2G आपका फ़ोन आया, इसकी स्पीड कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ी। ये जो आपका स्पीड है वो 64 kbps, यानी इससे पहले जो 24 kbps में चल रहा था अब 64 किलोबाइट पर सेकेंड में चलना शुरू हुआ। अब इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हुई? अब इसमें इम्प्रूवमेंट की अगर बात की जाए तो 1990s के सेकेंड जनरेशन वाले फ़ोन में हम लोग वॉइस कॉल्स तो कर ही सकते थे और साथ ही साथ टेक्स्ट मैसेज सर्विसेज भी यूज़ कर सकते थे। फिर आपका 2003 में 3G फ़ोन आया, जिसकी स्पीड जो है वो 2 मेगाबाइट पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ी। यानी कि अब हम लोग वॉइस कॉल्स तो कर ही सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं और इंटरनेट भी चला सकते थे। अब रहा कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं कि 2G में भी हम लोग इंटरनेट चलाते थे, तो 2G में जो जनरेशन चलती थी वो आपका 2G, 2.5G, 2.6 इस तरह से कर बढ़ी थी, लेकिन उसको हम लोग 2G में ही रखते हैं। 3G जो फ़ोन हमारे पास आई, जिसमें हमारा इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट हुआ, वो 2 Mbps स्पीड में था। यहाँ पर हम लोग YouTube वगैरह में गाना वाना सुन सकते थे, देख सकते थे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि 2 Mbps होने के कारण आपकी बफरिंग बहुत ज़्यादा होती थी और आप कोई भी एप्लीकेशंस में जब काम करते थे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता था और आपके डेटा भी काफ़ी महंगे होते थे। याद कीजिए 1 GB डेटा खरीदते थे, पूरा महीना चलाते थे। चलिए अब नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो 2012 में आपका आ गया 4G।
एक्चुअली 4G हमारे पास पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लग गया, 2014-15 के जनरेशन में हमारे पास पहुँचा, लेकिन इसका जनरेशन शुरू हो चुका था आपका 2012 में ही। इसकी स्पीड कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो ये 100 Mbps में चलता है, जो कि आज का रिसेंट जनरेशन है। इसमें क्या हो गया कि हम लोग वॉइस कॉल तो कर ही सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी चल सकता है और वीडियो कॉल्स भी हो सकती है। अब 4G के बारे में और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं जो कुछ दिन में आने वाला है, यानी 5G। 5G फ़ोन जो आने वाला है उसकी स्पीड जो है वो आपकी 1 Gbps है, और उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है हमारा कि 2022 तक ये हमारा 5G आ जाएगा। चलिए अब जो रिसेंट जनरेशन हमारा चल रहा है 4G, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आपको तो ये याद ही होगा कि जब 4G आया था तो 4G के फ़ोन में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ थी कि LT, VoLTE ये सब सिस्टम होता था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि LT, VoLTE होता क्या है। LT का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। एक्चुअली 4G जब लॉन्च किया गया था तो वो पूरी तरह से तैयार होकर हमारे सामने नहीं आया था, उसमें काम चल ही रहा था, यानी वो रेनोवेट हो ही रहा था दिन ब दिन, अभी तक पूरी तरह से बनकर हमारे सामने नहीं आई। तो इसको जो है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के लिए रखा गया कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी ने कहा कि ठीक है, आप 4G लॉन्च कर दो और उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते रहो कि इसमें और भी अच्छा कुछ टेक्नोलॉजी में बनता जाए। तो आया LT का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। इसमें डेटा ट्रांसफ़र जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू किया गया, यानी कि अब जो है इंटरनेट जो चल रही थी वो भी केबल के थ्रू चल रही थी, लेकिन इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया गया और वॉइस कॉलिंग के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ किया गया। अब क्या हो गया, जैसे कि आपको याद ही होगा कि जब आप कॉल करते थे, डेटा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत फास्ट काम कर रहा है, क्योंकि 100 Mbps की स्पीड में चल रहा है, आपके यूट्यूब बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जा रही है कि जब आप LT फ़ोन आया था और आप किसी को कॉल करते थे तो आपका कॉल हमेशा जो है वो बफरिंग करता था, जंप कर जाता था और एक बार में कॉल लगता ही नहीं था। उसके बाद हमारा आया वोल्टी में क्या हो गया कि इसका मतलब होता है वॉइस ओवर LT, यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता था, उसी में वॉइस कॉलिंग भी आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ही कर दिया गया, क्योंकि तब तक बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुके थे, व्हाट्सएप, वीचैट, ये सब में क्या हो गया कि आप जब भी किसी को कॉल करते हो तो आपका डेटा से ही, यानी कि इंटरनेट के थ्रू ही, सैटेलाइट के थ्रू ही आप किसी से बात कर लेते हो, तो आपको कॉलिंग फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो उसी तरह से LT जब आया था तो LT में डेटा का वर्क करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ कर रहे हो, लेकिन कॉलिंग करने के लिए आपका वही रेडियो फ्रिक्वेंसी जो कि आपका 1G, 2G, 3G में चल रहा था, वही रेडियो फ्रिक्वेंसी ही यूज़ हो रहा था। लेकिन वोल्टी आ जाने के बाद क्या हो गया कि आप जो डेटा में काम कर रहे हो, यानी कि जो भी इंटरनेट का काम कर रहे हो, वो तो आपका डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी को हटाकर आपकी वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग का सेक्शन भी जो है वो भी आपका इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ही सेंड एंड रिसीव करना शुरू कर दिया, जिसमें आपकी HD कॉल्स हो गए, यानी जो भी आप कॉल्स वगैरह कर रहे हो वो अब आपके इंटरनेट के थ्रू ही एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत ही नहीं है, जिसके ज़रिए हमारा कॉल्स वगैरह का जो कॉल टाइम है, कॉल रेट है, वो भी काफ़ी चीप हो गया, काफ़ी सस्ता हो गया, और हम लोग सिर्फ डेटा पैक, इंटरनेट पैक यूज़ करके उसी में कॉल फ्रिक्वेंसी का यूज़ करने लगे। सो गाइस, मोबाइल जनरेशन्स में आपका यही था, जो 1G, 2G, 3G और 4G जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, और 5G जो हमारा आने वाला है। कुछ लोगों के मन में ये मिस्टेक्स चलती थी, ये गलतफहमी थी कि हम लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो ये आपका वायरलेस बात होता है, यानी कि हम दिल्ली से फ़ोन कर रहे हैं मुंबई में, यानी हमारा मोबाइल का नेटवर्क जो है वो डायरेक्टली मुंबई पकड़ ले रहा है और हम लोग मोबाइल से मोबाइल बात कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आपके फ़ोन से जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ उस नेटवर्क, उस एंटीना, उस टावर तक ही पहुंच रहा है, और फिर उस टावर के अंदर से सारा केबल जो है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल डेटा ट्रांसफ़र के लिए और फ्रिक्वेंसी केबल जो है आपकी कॉलिंग के लिए जो बिछाई गई है, वो ज़मीन के अंदर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से दूसरे कंट्री तक पहुंचा है। अब कंट्री टू कंट्री बात करना तो बहुत आसान है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री जो बात करनी है वो आपका इंटरनल, जो ज़मीन के अंदर से ही, जो लैंड के अंदर से ही आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछाया जाता है। लेकिन अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात की जाए तो उसके लिए आपके समुंदर के नीचे से जो वायर हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछाया जाता है, ताकि ट्रैफिक जो है वो इंडिया टू अदर कंट्री से इस इंडिया, ये सारी ट्रैफिक्स की जो सर्विसेज हैं वो आपके इस केबल में सप्लाईज में होती है। अब जितना ट्रैफिक, यानी जितने लोगों की कॉल्स और ड्यूरेशंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, उतना आपका वायर केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही आपका कॉलिंग का एक वे बनता है, और इसी वे पे आपकी ट्रैफिक्स पहुंचती है। तो यही हो गया आपका जनरेशन्स ऑफ मोबाइल में। वेलकम बैक व्यूअर्स, होप कि आज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको लगे कि हमारा ये वीडियो आज का जो है वो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कीजिए। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।